हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएडबी चैनल। दिस इज़ आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग रीड करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट, इसका फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आपको पहले ही आपको प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड आपको चैप्टर मिलेगा इसमें। बट सब स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कुछ भी दिया गया है उसको आप कभी भी बिना टीचर के आप लोग खुद से प्रैक्टिकल मत करिएगा, बिकॉज आप लोग ये नहीं जानते हो ना कि वो कैसे आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब कभी भी आपको कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी करनी हो उसके बारे में पूरी डिटेल आप लोग ले लीजिए। लॉकडाउन में आप भले ही घर पे रहें लेकिन पूरी जानकारी उसकी अपने टीचर से लीजिए, उसके बाद ही उस एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर में है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन तो वैसे हम लोग क्लास 9th में बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन तो हर जगह होता रहता है, चाहे वो दही बनता है तब भी दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसको केमिस्ट्री के रूप में हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं, तो उसे कहते हैं इक्वेशन। तो यही दोनों चीज़ें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट दैट। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो आपको इसमें बताया जा रहा है कि अपने दैनिक जीवन में, मतलब डेली डे टू डे लाइफ में आप इन बातों पे ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के जो ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मियों में क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो दूध को ढक के नहीं रखा जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? सेकेंड, आप देखिए कि लोहे का जो तवा होता है या जिसे तसला या फिर आप कोई कील ही ले लीजिए, इसको जब कभी भी नमी वाला वायुमंडल आता है तो उसमें खुला छोड़ दिया जाता है। उसी तरह ग्रेप्स की बात करें, अंगूर का, उसका भी किण्वन हो जाता है। भोजन को पकाया जाता है, आप डायरेक्ट ही चावल को या फिर गेहूं वगैरह को नहीं खाते, उसको पकाया जाता है। और उसे हमारा शरीर भी जब वो पक जाता है उसके बाद हमारा शरीर जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसको पचा भी लेता है, हम ब्रीदिंग करते हैं। ये सब क्या है? इन परिस्थितियों में हम अगर फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि भाई जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें थी जैसे कि गर्मियों में जो दूध था या फिर ये कह लीजिए जो भोजन हम लोगों ने खाया वो खाते समय जैसा था, उसकी पहचान कुछ न कुछ बाद में बदल जाती था और साथ ही साथ उसकी प्रकृति, नेचर भी उसका बदल जाता है। तो ये सब जो पदार्थ के जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, ये सब हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यानी 9 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यानी कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन क्वेश्चन के आंसर के लिए चलिए हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 में आपको पहले ही केयरफुल रहने के लिए बताया जा रहा है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र जो होते हैं वो अपनी आंखों पर चश्मा जरूर पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें स्पार्कल होने वाला है। तो देखिए, इसमें करना क्या है, आपको लगभग ये फिगर देखिए, फिगर में क्या क्या चीज़ें हैं ये देख रहे हैं आप लोग। वाच ग्लास है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टोर हो रहा है, एक बर्नर है और मैग्नीशियम की एक रिबन है और चिमटा से उसको पकड़ा गया है। तो इसमें करना क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जो है एयर में जो है जलाना है। तो जलेगा जब ऐसे, तो आप देखेंगे कि कांच वाला जो ये आप बर्तन देख रहे हैं इसमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का कुछ इकट्ठा हो रहा है। तो चलिए इसमें चीज़ें क्या है, लगभग आपको 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ के उसको साफ कर लेना है। फिर उसके बाद चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर से इसको जलाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जलता जाता है और जो राख बन रही है वो नीचे ग्लास में इकट्ठा होता जाता है, जैसा कि फिगर नंबर 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हुए अपने आंखों को हमें यथासंभव दूर रखना है, क्योंकि स्पार्कल होता है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, आपने देखा होगा कि जो चमकदार जो वाइट कलर की जो लाइट के साथ जो मैग्नीशियम रिबन जल रहा होता है, यह जो है वाइट कलर के चूर्ण में या फिर में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कहा जाता है इसको। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में होने वाली अभिक्रिया कारण यह बन गया। अब चलिए फिगर नंबर 1.2 को देखते हैं, यानी एक्टिविटी 1.2 और 1.3 ये दोनों सेम ही है, बस इसमें अलग अलग चीज़ों को यूज किया गया है। तो चलिए देखिए 1.2,
एक परखनली में जो है लेड मीन्स होता है सीसा, इसके नाइट्रेट का घोल लेना है। ठीक है, नाइट्रेट क्या होता है ये भी आगे हम लोग समझेंगे। बेसिकली इसको NO3 बोलते हैं। तो लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का घोल लेना है। घोल का मतलब समझ रहे हैं आप, नमक अलग चीज़ हो गया, पानी अलग चीज़ हो गया, लेकिन नमक पानी का घोल क्या हुआ, उसमें घुला देना। तो बिल्कुल उसी तरह से लेड नाइट्रेट का घोल लेना है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है। फिर देखेंगे आप कि क्या हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्टिविटी 1.3 की, तो इसमें अगर आप लोग एक फ्लास्क लीजिए, पर्सनली में कुछ जो है जिंक लीजिए। ठीक है, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल लीजिए। इसमें H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, आप HCl या फिर H2SO4 मिला दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी क्या रखना है कि एसिड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को बर्न कर सकता है, तो इससे हमें थोड़ा सावधानी बरतना है। तो आप देखेंगे कि क्या जस्ते के दाने जो आपस में हैं उनके आसपास कुछ हो रहा है। शंक्वाकार जो फ्लास्क है या पर्सनली है उसको टच करिए, क्या इसके टेम्परेचर में भी कोई चेंजेस हुआ है। तो आप ये देखिए फिगर नंबर 1.2, इसमें ऊपर देखिए कार्क लगा दिया जाता है, कांच की ये नली है, शंक्वाकार फ्लास्क है, और ये जो घोल आप देख रहे हैं लिक्विड, ये जो है H2SO4 है, और साथ ही साथ जो नीचे आप छोटे छोटे पार्टिकल देख रहे हैं, ये दानेदार जस्ता इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आप लोग एरो को देख सकते हैं, H2 गैस ऊपर रिलीज हो रही है। तो ये ऊपर की जो तीनों एक्टिविटी हम लोगों ने देखा, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इनके अवस्था में परिवर्तन हो गया है, इनके कलर में चेंजेज हो गए हैं, गैस निकल रही है। ठीक है, और तापमान में भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें, तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर बहुत से प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन और उनको कैसे हम लोग केमिकल सिंबल के रूप में लिख सकते हैं, इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो 3 एक्टिविटी हम लोगों ने किया है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। 1.1 केमिकल रिएक्शन, या फिर ये कह सकते हैं 1.1 केमिकल इक्वेशन। तो देखिए इसमें रासायनिक समीकरण में जो 1.1 में हम लोगों ने देखा, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रिबन जल रहा होता है, और मैग्नीशियम जो होता है रिबन उसका, वो ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग हिंदी में लिखें तो कैसा होगा, देखिए कुछ इस तरह से होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और एक एरो का तीर बनाएंगे, मतलब कि जिससे हम लोग ये पता दिखा सके कि क्या बन रहा है। तो क्या बन रहा है, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो अब देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जिन ऐसे मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मटेरियल जिनमें कोई केमिकल चेंजेस होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से जो है एक नया पदार्थ भी बन रहा है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको आप लोग उत्पाद भी कह सकते हैं। शब्द समीकरण में अगर देखें तो ये जो हम लोगों ने लिखा हिंदी में शब्दों के रूप में, इसमें जो जो भी कुछ बन रहा है उसके बीच में एक तीर का निशान लगा के दिखाया जाता है, और जो अभिकारक होते हैं, जिन चीज़ों को हम मिला रहे हैं, उनको हम लोग लेफ्ट साइड में प्लस के चिन्ह लगाकर उसको लिखा जाता है। उसी प्रकार से अगर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, नए चीज़ें बन रही हैं उत्पाद के रूप में, अगर एक से अधिक चीज़ें हैं तो उनके बीच में भी हम लोग प्लस का चिन्ह लगा के उनको RHS यानी राइट हैंड साइड की तरफ उसको लिखते हैं। तीर का सिरा यह बताता है कि किस तरफ से किस तरफ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे 1.1 और 1 में क्या, कि रासायनिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी कोई छोटी विधि हो सकती है, इसको बनाने का, इसको लिखने का कोई छोटी विधि हो सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जब हम इसको इसके जो है प्रतीकों के रूप में, इसके फार्मूले के रूप में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो जैसे देखिए मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, Mg कहते हैं। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका फार्मूला O2 होता है, तो MgO2 हो गया। अब एरो का तीर बना दिए हम लोग। अब देखिए बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि क्या दोनों तरफ यह बैलेंस इक्वेशन है, दोनों तरफ मैग्नीशियम समान है, मतलब जितना मैग्नीशियम लेफ्ट साइड है उतना मैग्नीशियम राइट साइड भी है, जितना ऑक्सीजन लेफ्ट साइड है उतना ही ऑक्सीजन राइट साइड भी है। तो आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भाई नहीं, ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम एक ही है, राइट साइड में एक ही है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के तो 2 है ना, O2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इधर तो एक ही है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया, यानी यह इनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, तो देखिए इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है।
1.1 और 0.2 इसमें देखेंगे हम लोग क्या इम्पोर्टेंस है इसका, कि संतुलित जो हमारे केमिकल इक्वेशन है उनका इम्पोर्टेंट क्या है। अगर ये बराबर नहीं रहेंगे, वो 2 लेफ्ट साइड में है और इधर एक ही वो है, तो इसका अगर ऐसा है तो क्या दिक्कत है, और अगर बैलेंस रहेगा तो उसका क्या महत्व है। तो देखिए आपने मास कंजर्वेशन का जो द्रव्यमान संरक्षण का जो रूल था वो याद ही होगा आपको, क्लास 9th में आपने पढ़ाई होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो मास होता है उसका ना तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, ना ही वो किसी तरह नष्ट होता है। यानी किसी भी अभिक्रिया में जितने उत्पाद तत्व कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व होते हैं वो सब जो है बराबर होने चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत के कारण ही हमें बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन को। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद जितने भी एलिमेंट, उनके एलिमेंट जो एटम्स की नंबर हैं वो सब इक्वल रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसको ठीक से हम लोग बैलेंस करें। अभी तक ये बना नहीं है ना, ये ढांचा है ना एक प्रकार से। तो क्या हम लोगों ने देखा 1.2 जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, क्या वो बैलेंस है। तो आइए इसको हम लोग संतुलित करना सीखते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं। कैसे आप लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा 1.3 के एक एक्टिविटी में कि उसमें क्या हो रहा था, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का हम लोग रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें क्या बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना था। तो इसको, इस हिंदी वाले शब्द को हम लोग अगर केमिकल सिंबल के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, जिंक को Zn लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखेंगे, जिंक सल्फेट को क्या लिखेंगे, ZnSO4 और हाइड्रोजन तो H2। तो अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनके नंबर्स की कंपेरिजन करते हैं हम लोग। तो ये एक बॉक्स है, इसमें देखिए आप लोग, जो जिंक है उसका लेफ्ट साइड में 1 एटम है और जबकि राइट साइड में भी 1 एटम है। हाइड्रोजन के 2 हैं, राइट साइड में भी 2 हैं। और आपके जो S है उसका भी जो है 1 ही है, और जो उसका RHS है उसमें भी 1 है। ऑक्सीजन भी 4 है दोनों साइड। तो 1.3 में हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये दोनों तरफ तो बराबर बराबर है, यानी यह एक बैलेंस इक्वेशन है। अब उसी तरीके से अगर हम लोग देखें, जो हमारा आयरन था लोहे पर, और जो है H2O का जो हम लोग रिएक्शन करा रहे थे, तो क्या बन रहा था, FeO4 बना था और H2 बना था। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमको बैलेंस कैसे करना है। स्टेप 1 में आप सबको जो मेन आपके बेस फार्मूले हैं उनको आप बॉक्स में रख लीजिए। ठीक है, तो Fe को बॉक्स में रख लिया आप लोगों ने। ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। Fe2 नहीं होता, Fe ही होता है। उसी तरह जल का क्या होता है, H2O होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। H3O नहीं लिख सकते हम लोग बैलेंस करते वक्त, इसलिए इसको हम लोग बॉक्स में कर ले रहे हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, एक बॉक्स के रूप में आपको समझाया गया है कंपेयर करने के लिए कि Fe के जो है LHS में कितने एटम्स हैं, 1, और इसके जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें कितने आ गए हैं, Fe के नीचे 3 लिखा है, यानी 3 आ गए हैं। उसी तरह हाइड्रोजन में 2 हैं और इसके जो राइट साइड में जो बना है उसमें भी 2 हैं। चलो ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को देखिए, इसके LHS में 1 है और जो बना है नया प्रोडक्ट उसमें 4 आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे, तो पहले जो बेस फार्मूला है उसको बॉक्स में कर लिए। उसके बाद सबसे पहले हमें ईजी पड़े, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा परमाणु हैं, एटम्स जिसमें डिसबैलेंस हो रहा है, पहले उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। चाहे वो अभिकारक हो या फिर जो बना है उत्पाद वो हो, कोई भी हो, पहले उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग किस में सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन में है। ठीक है, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग Fe3O4 और ऑक्सीजन एलिमेंट को चुनते हैं। तो राइट साइड में आप लोग देखिए कि 4 हैं और लेफ्ट साइड में 1 है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 4 का सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो H2O में करेंगे। ठीक है, यानी ब्रैकेट में आप लोग देखिए, इसमें बताया गया है कि बाहर करेंगे हम, ये एक H2O है तो इसको 4H2O में चेंज करेंगे। और उसी तरीके से देखिए, हमें यह बात याद रखना है कि जो परमाणुओं की संख्या को हम लोग जो बराबर कर रहे हैं ना, उसके जो बेस फार्मूले हैं, जो इसको आप यौगिक के फार्मूले बोलते हैं, उनको हम लोग बदल नहीं सकते। जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको कि जो ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई लगा के 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O ब्रैकेट में बाहर 4 नहीं, ये सब नहीं लिख सकते हैं।
तो चलिए कुछ नॉर्मल तरीके से, एक आंशिक तरीके से एक मान लीजिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे बैलेंस होगा, तो चलिए गलत सही करके करना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए सबसे ज़्यादा किस में बैलेंस आ रहा था, H2O में, यानी ऑक्सीजन के 4 एटम आ गए थे राइट साइड में। तो पहले उसी को बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो H2O के बाहर हम लोग क्या लगा देंगे, ब्रैकेट के 4 लगा देंगे। अब देखेंगे हम लोग 4th स्टेज में कि Fe और H यानी हाइड्रोजन, ये दोनों संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को हम लोग आगे चुन के आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं चलिए हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग जो है एटम को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इनके जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम्स हैं, इनमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में आपके कुछ इस तरह से हो जाएंगे, 8 ब्रैकेट में 4H2O में जब आप करेंगे तो पौधों में 2H2 हो जाएगा। उसे संतुलित करने के लिए H, और जब यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। यानी अब इक्वेशन कैसा बन गया, Fe + 4H2O। अब इसके बाद देखिए इधर आप दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए क्या क्या हो गया। Fe इधर 3 है राइट साइड में और इधर Fe 1 ही है। ऑक्सीजन को देखिए 4, ऑक्सीजन सिंपल O लिखा है, तो O के बाहर 4 है ना, तो 4O हो गया। तो इधर देखिए राइट साइड में O4 लिखा है ना, Fe3O4, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 4 हाइड्रोजन बाहर से और 2H2 लिखा है, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो देखिए 4H2 इधर भी आ गया, यानी सब बैलेंस हो गया, केवल Fe बाकी रह गया है। तो सिंपली अब आप लोग तो आ ही गया होगा कि आपको क्या करना है Fe में, 3Fe कर लेंगे, सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। स्टेप 5 में देखिए क्या किया गया है, वही 3 परमाणु इधर बढ़ रहे हैं तो 3 का Fe में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फाइनली आपका जो इक्वेशन बन के आ जाएगा वो हो जाएगा 3Fe + 4H2O, फिर एरो का तीर लगाएंगे, फिर हो जाएगा Fe3O4 + 4H2। तो ये अब इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं, जितने एलिमेंट एटम्स आपको हर एक के लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं वैसे ही राइट साइड में भी आपको दिखेंगे। यह जो टेक्नोलॉजी थी, यह जो टेक्निक आप लोग सीख रहे थे, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको एग्जाम में आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल टू बैलेंस एनी टाइप ऑफ इक्वेशन। तो आप लोग इसमें बताएंगे, ये जो स्टेप हम लोग 6 स्टेप सीखे हैं, इन्हीं स्टेपों को आप लोग लिखेंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, तो बेहतर होगा। 7 स्टेप में देखिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि उनके जैसे कोई चीज़ आप बना रहे हो, कोई रिएक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ बना है ना, तो वो कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, या फिर लिक्विड और केमिकल मटेरियल दोनों मिला हुआ है लिक्विड में, तो वो इन सब चीज़ों को कैसे डिनोट करेंगे। अभी जो इक्वेशन बना है ऊपर, क्या इससे पता चल रहा है कि क्या क्या बना है। जैसे Fe3O4 बना है, ये क्या है भाई, सॉलिड है, गैस है, क्या है। उसी तरह H2 मान लीजिए आपको याद है हाइड्रोजन, तो आप बता दोगे H2 गैस है। तो इस तरह से कैसे डिनोट करेंगे अभी तक, तो देखिए इसमें दिया हुआ है सीरियल से। देखिए अगर गैस में है तो उसको G लिखेंगे सिंपली, अगर लिक्विड है तो L लिखते हैं, और अगर जली है, जली का मतलब होता है जब किसी घोल के रूप में प्राप्त होता है, जैसे नमक पानी का घोल, ठीक है। तो इस तरह का जो जली लिक्विड फॉर्म प्राप्त होता है उसको AQ लिखते हैं, और जो सॉलिड होता है उसको s से डिनोट किया जाता है। तो देखिए अब क्या बन गया, 3Fe क्या था, सॉलिड था, तो S हो गया। 4H2O गैस, इसका मतलब क्या है, अब इसको आगे हम लोग समझेंगे। H2O वाटर होता है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए G क्यों लिखा है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे बाद में। फिर देखिए FeO4 क्या बना है, S बन गया, यानी सॉलिड बन गया, और H2 क्या है, गैस, तो उसके बगल में हम लोग G लिख देते हैं। अब देखिए बताया जा रहा है आपको कि ध्यान दीजिए कि 1.10 में हाइड्रोजन यानी H2O के साथ G का साइन लिखा गया है। इससे क्या है, इससे ये पता चलता है कि यह जो अभिक्रिया है इसमें जल का उपयोग कैसा किया गया है, गैस के रूप में किया गया है। वाटर गैस फॉर्म में होता है ना, जब वाटर को आप बॉयल कर दोगे तो गैस फॉर्म में बन जाएगा ना, तो जो उसका गैस रूप होगा ना, इसलिए उसको G लिखा गया है बेसिकली। वैसे तो H2O वाटर होता है, आप यहाँ पे L लिख सकते हैं लिक्विड, लेकिन इस इक्वेशन में आपको गैस का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे G लिखा गया है। क्लियर है। अब अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं उनमें जो है फिजिकल उनके फेज को ऐड नहीं किया जाता है, और यह तब तक नहीं किया जाता जब तक ज़रूरी ना हो। कभी कभी जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि अभिक्रियाओं की जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या फिर उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, ऐसे को भी तीर के निशान ऊपर लिख के दिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए CO, ठीक है,
CO और H2 दोनों गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन। इन दोनों से अगर हमको CH3OH बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग इसमें 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे। तो ये प्रेशर अलग से दिया गया, तो इसको कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। उसी तरह से अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो देखिए 6CO2, ये कैसे फॉर्म में होता है, ये जलीय विलयन में है, देखिए एक Q लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 12H2O, ये कैसा है, ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी जल के 12 पार्ट एटम्स और कार्बन डाइऑक्साइड के 6, इन दोनों को मिला के जब आप सनलाइट में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C612O6 बनता है, और ये भी AQ के फॉर्म में होता है। 6O2 ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये भी एक AQ के फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ H2O यानी वाटर भी बनता है, यह लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी बुक में दिए गए समीकरण 1.2 को हम लोग संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको बाद में आपको करा दिया जाएगा। अब सेकेंड में है, यानी कि सेकेंड में अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बहुत सारे होते हैं ना, कि थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब बाकी का हम लोग बाद में इस पार्ट को कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको कि आप इसको रिवाइज करते रहें। जो टाइप्स होते हैं ना केमिकल रिएक्शंस के, वो बहुत से प्रकार के होते हैं। कभी कभी दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बन जाती है ना, तो उसको संयोजन कहेंगे। कभी कभी एक ही चीज़ को रिएक्शन करा दे तो कई भागों में डिवाइड हो जाता है, कई चीज़ बन जाता है, तो वो कुछ और हो गया। इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन हम लोग इसमें देखेंगे। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो आपका इतना तो बनते कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।